अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस के हवाले से। एक्सेप्टेंस मीन्स कबूलियत, यानी जब आप किसी को ऑफ़र देते हैं तो वो शख्स कहलाता है ऑफरी। अब ऑफरी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। अगर उसको सही लगेगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर उसको मुनासिब नहीं लगेगी वो ऑफ़र तो वो मना कर देगा। जब मना कर देगा तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो उसे कबूल कर लेता है तो अब बात शुरू होती है, अब ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस शख्स को ऑफ़र दी जाती है, जब वो उस पर अपनी रजामंदी जाहिर कर देता है तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। ए ऑफर टू सेल इज हाउस टू बी फॉर 5 लाख, बी एक्सेप्ट दिस ऑफर टू परचेज द हाउस फॉर 5 लाख, दिस इज एन एक्सेप्टेंस। ए ने ऑफर करी 5 लाख में बेचने की, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस कहलाएगा। आई होप कि आपके समझ में बात आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्या क्या ज़रूरी लवाजमात हैं एक जायज़ एक्सेप्टेंस के लिए, एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। इट मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी। एक्सेप्टेंस जो है वो कौन देगा? जिस शख्स को ऑफ़र दी जा रही है। यानी अगर लेट सपोज आपने अपने दोस्त को मोबाइल बेचने की ऑफ़र करी है, तो आपका दोस्त ही उसका आंसर देगा। अगर कोई उसका कज़न या उसका भाई बोलता है कि ठीक है मंजूर है, तो वो मुनासिब एक्सेप्टेंस नहीं होगी। हाँ, अगर उसका भाई उसका कज़न अपने दोस्त के बिहाफ पर बोल रहा है, उसकी मर्ज़ी लेकर बोल रहा है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ जिस शख्स को ऑफ़र दी गई वही उसे कबूल करेगा। तो इट्स से मुराद एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी। एक्सेप्टेंस कौन देगा? ऑफरी देगा। अब एक यहाँ समझिए, ए सोल्ड हिज बिजनेस टू बी। ए ने क्या किया? अपना कारोबार पूरा बेच दिया। किसको? बी को। जब ए ने कारोबार बेच दिया तो अब मालिक कौन बन गया? बी बन गया। और इसकी बात उन्होंने अपने कस्टमर को नहीं बताई। विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर को बताए बगैर ए ने क्या कर दिया? बी को अपना कारोबार बेच दिया। जे सेंट एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए बाय नेम। अब जे जो था एक बंदा था, उसने अपना ऑर्डर दिया है। अब वो समझा कि वो ए बेच रहा है, लेकिन दर हकीकत अब मालिक कौन बन गया था? बी बन गया था। तो अगर ये बात जे को पता होती जब तो ठीक थी, लेकिन जे को चूंकि डिस्क्लोज नहीं किया गया, जे ने एक ऑर्डर कर दिया कि मुझे लेट सपोज माल चाहिए। बी रिसीव करता है ऑर्डर को एंड एग्जीक्यूट द सेम, और वो ऑर्डर सप्लाई करता है। इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड जे। जे नेवर मेड एनी ऑफर टू बी। यानी कि अब चूंकि जे ने ऑफर दी थी ए को, वो समझ रहा था कि ए मालिक है, लेकिन अब मालिक कौन बन चुका है? बी बन चुका है। जे ने तो बी को ऑफर ही नहीं दी थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फैसला क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जे ने ऑफर दी थी ए को, जबकि माल सप्लाई कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और ये बात जे को पता नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो एक्सेप्टेंस है वो कौन देगा? जिसको ऑफर दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देखिए, ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं, आप जितने दिल चाहे कंडीशन लगा दें, लेकिन एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट, मुकम्मल, यानी जिस शख्स ने एक्सेप्टेंस देनी है वो यस, जस्ट यस में आंसर देगा कि हाँ मुझे मंजूर है बस। लेकिन अगर मगर कुछ नहीं। अगर आप अपना मोबाइल अपने दोस्त को बेचना चाहते हैं तो उसको मंजूर होगा तो बोलेगा यस। और अगर उसने लेकिन कर दिया कि अभी नहीं, कल शाम को या परसों बताऊंगा, ये इतने में नहीं, इतने में, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, और ना ही एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन लगाई जा सकती है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द ऑफर इनटू एन एग्रीमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑफर एग्रीमेंट हो जाए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट, मुकम्मल होनी चाहिए, गैर मशरूत होनी चाहिए। ठीक है जी। ए ऑफर टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर 500। ए ने अपनी घड़ी बी को बेचने का ऑफर करी 500 में। बी रिप्लाइड दैट ही कैन बाय इट ओनली फॉर 300। अब उसने क्या किया? मैं 300 में खरीदूंगा, तो वो ऑफ़र क्या हो गई? ख़त्म हो गई, क्योंकि एक्सेप्टेंस में कोई अगर मगर लेकिन वेकिन नहीं हो सकता। आपने पूरी ऑफ़र मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं हो सकती, कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। वो जो बात कही गई है उसको आपने जस्ट यस में आंसर देना है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी और वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट,
इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मैनर। देखें जब कोई शख्स ऑफ़र करता है तो बाज़ औक़ात वो उसको एक्सेप्ट करने का तरीक़ेकार बता देता है। जैसे मैंने अगर आपने किसी ने आपको ऑफ़र दी कि अगर आपको मंजूर हो तो एक लेटर रवाना करें, आप लिख कर लेटर दें, और आप अगर उसको व्हाट्सअप में रिप्लाई करते हैं तो वो उस मैनर की ख़िलाफ़ वर्जी हो गई जो मैनर ऑफ़र में मेंशन था। ऑफ़र में कहा था कि भाई आप मुझे लेट सपोज ईमेल का बोलते हैं, ऑफ़र में कहा गया कि आप मुझे ईमेल करेंगे, जबकि आपने क्या कर दिया, उसको व्हाट्सअप कर दिया। तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस दिए गए मैनर के मुताबिक, तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं है। ठीक है, इसे भी, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मैनर, यानी क्या मतलब हुआ, एक्सेप्टेंस जो है वो जो मैनर, तरीक़ेकार वजाहत की गई है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। और अगर कोई तरीक़ेकार नहीं तो फिर मुनासिब तरीके से आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अगर तरीक़ेकार मेंशन है तो फिर उस तरीक़ेकार को फॉलो करना पड़ेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। अगर आपको ऑफ़र मंजूर है तो आप उसकी कम्युनिकेशन किसको करेंगे, आप ऑफर को। भाई आपको लेट सपोज कोई बात, कोई ऑफर प्रपोजल समझ में आ गया है, आप उसके साथ डील करना चाहते हैं, तो उस बंदे को बताएंगे ना कि मुझे आपकी ऑफ़र मंजूर है, या तो उसको बताएंगे या उसके एजेंट को बताएंगे। और अगर आप नहीं बताएंगे, सबको बोल रहे उसी को नहीं बोल रहे, कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होगा। ठीक है जी। तो इट मस्ट बी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। एक्सेप्टेंस अगर है तो फिर वो ऑफरर को बताई जाना लाजमी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू परचेज बी हाउस। ए ने प्रपोज किया कि वो बी का घर खरीदना चाहता है। बी एक्सप्रेस इज अटेंशन टू सेल इट। बी ने शो किया, इरादा था उसका बेचने का ए को, बट डज नॉट सेंड अ रिप्लाई टू हिम। लेकिन ए को उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। द हाउस इज सोल्ड टू सी डिस्पाइट बीस इंटेंशन। और फिर वो हाउस किसको बेच दी गई, सी को। ए हैज़ नो लीगल रेमेडी अगेंस्ट बी, यानी कि बी ने चूंकि जवाब ही नहीं दिया तो लिहाजा बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। अगर उसको मंजूर था तो उसको ए को बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसने कम्युनिकेट नहीं किया, ए को चाहता था ख़रीदना लेकिन उसने कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट, इट मे बी एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मैं आपको बता चुका हूँ, रिटर्न या ओरल हो, तहरीरी या ज़बानी हो। और इम्प्लाइड का मतलब होता है ना ही तहरीरी ना ही ज़बानी, बल्कि हरकत व सकनात के ज़रिए। तो एक्सेप्टेंस आप लिख के भी दे सकते हैं, ज़बानी भी बोल सकते हैं, और एक्शन कंडक्ट से भी बोल सकते हैं। सब तरीके जायज़ हैं इसके। ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, अगर आपने तहरीरी या ज़बानी बात की तो वो एक्सेप्टेंस वो कहलाएगी एक्सप्रेस, और अगर आपने एक्शन कंडक्ट से कहा तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी इम्प्लाइड। वो कुली वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि आप जैसी ट्रेंड से उतरते हैं तो कुली आपका सामान उठाता है। अब अगर आप मना कर देंगे तो बात ही ख़त्म होगी, लेकिन अगर आप मना नहीं करेंगे, उसके साथ चल पड़ते हैं, तो ये आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होगी ना, कि आप खामोश भी रहें, उसके साथ चल भी पड़े आप, तो ये कहलाएगा इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करने के तरीक़ेकार मौजूद हैं तो फिर ये खामोशी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मैंने आपको कहा ना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब मैनर, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने आपको। तो अगर मैनर होगा तो फिर आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है कंसीडरेशन। वहाँ से ऑफर एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गया। ऑफर एक्सेप्टेंस का जो टॉपिक चला था वो ख़त्म हो गया। देखें जनरल कॉन्ट्रैक्ट में मसला ये कि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसके सब चैप्टर समझ लें, सब टॉपिक हैं। तो पहला सब टॉपिक या सब चैप्टर था ऑफर एक्सेप्टेंस, जो भी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एसेंशियल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कहते हैं हम बदल को, समथिंग रिटर्न। कहीं आप जॉब कर रहे हो तो उसके बदले आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी ना भाई। तो जो सैलरी है वो आपकी जॉब का बदल है, आपकी सर्विसेज का बदल है, तो उससे लॉ में कहते हैं कंसीडरेशन। अब इसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं। आप अगर बुक परचेज़ करने जा रहे हैं तो किताब के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो आपके पैसों को बदल क्या हुई, किताब। और उनको किताब के बदले क्या मिला, पैसा के प्राइस, कीमत। तो जो किसी चीज़ किसी वादे के बदले में दी जाती है उसे कहते हैं कंसीडरेशन।
कंसीडरेशन के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिज़र। जो कंसीडरेशन होगा वो प्रोमिज़र की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। अगर आप अपनी कहीं सर्विसेज दे रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी कितनी होगी वो आपकी उसमें मर्जी शामिल होनी चाहिए ना। और अगर नहीं होगी तो आप जॉब नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। तो जो कंसीडरेशन है वो किसकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा? प्रोमोटर की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। और अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है तो वो कंसीडरेशन वैलिड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दी हुई थोड़ी डिफरेंट किस्म की। ए सेफ बीज हाउस फ्रॉम द फायर। ए ने क्या किया? बी का घर जो वो बचाया, किससे? आग से। आग लग रही थी, उसने उसका घर बचा लिया। किसने बचाया घर? ए ने। किसका घर बचाया आग लगने से? बी का। ए कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज। ए उसके बदले, घर बचाने के बदले कोई पैसे रकम तलब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ए परफॉर्म दिस एक्ट वॉलंटरी। ए ने रजाकाराना तौर पे काम किया था, बी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं किया था, या बी की मर्ज़ी से नहीं किया था, या बी ने नहीं कहा था कि जाके मेरा घर बचाओ। अगर बी बोलता तो फिर बी पेमेंट करने का ज़िम्मेदार भी होता। अब चूंकि ए ने अपनी मर्ज़ी से काम किया है तो बी यहाँ पर पेमेंट करने का ज़िम्मेदार नहीं है। तो बदल वही होगी जो प्रोमिज़र की ख्वाहिश के मुताबिक हो या प्रोमिज़र की मर्ज़ी के मुताबिक हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आप समझ गए होंगे कंसीडरेशन क्या होता है। अपने काम या अपने चीज़ के बदले जो चीज़ आप ले रहे हैं उसे कंसीडरेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। अब बदल देगा कौन? प्रोमिजी खुद भी दे सकता है और कोई दूसरा शख्स भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जब छोटे थे आप नर्सरी में या माउंट में, तो आपकी स्कूल की जो फ़ीस होती थी वो आप खुद जमा नहीं करवाते थे। पढ़ते आप थे लेकिन फ़ीस जमा करवाने कौन आता था? आपके वालिदैन आते थे, या कोई भाई आ गया, XYZ कोई भी बड़ा आ गया। तो पढ़ आप रहे हैं लेकिन बदल कौन दे रहा था? आपके बिहाफ पर कोई और दे रहा था। तो बदल मूव हो सकता है, यानी बदल दिया जा सकता है। प्रोमिजी खुद भी दे सकता है, जैसे अभी आजकल आप लोग खुद दे रहे हैं, या जब बड़े हो गए तो फीस खुद दिया करते थे हम। तो बदल प्रोमिजी खुद भी दे सकता है या कोई दूसरा शख्स भी दे सकता है, इसका मसला नहीं है, ये वैलिड है, ये जायज़ है। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, कंसीडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। जैसे पास्ट कंसीडरेशन कैसा होगा? जिस दिन आपको सैलरी मिलती है, लेट्स सपोज 5 तारीख को आपको सैलरी मिल रही है, तो उस सैलरी के बदले आपके जो बॉस आपको सैलरी दे रहा है, तो बॉस को सैलरी के बदले क्या मिला? ऑफ कोर्स आपकी सर्विसेज मिली। 5 तारीख को बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है, तो बॉस को तनख्वाह के बदले क्या मिला? आपकी सर्विसेज। वो सर्विसेज कब मिली थी? पिछले महीने मिली थी। या एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, तो जब वो फीस लेगा तो बच्चों को उसके बदले क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती हैं। तो अगर कंसीडरेशन पहले ही लिया जा चुका है तो वो क्या कहलाएगी? पास्ट कंसीडरेशन कहलाएगी। ठीक है जी। कंसीडरेशन प्रेजेंट की भी हो सकती है। जैसे आप बुक शॉप जाते हैं, वहाँ से किताब ख़रीदते हैं, तो आपने दुकान वाले को पैसे दिए, दुकान वाले ने किताब दे दी आपको, तो आपके पैसों का बदल क्या है? बुक। और उनको बुक के बदले क्या मिला? पैसे मिले, प्राइस मिली, कीमत मिला। तो ये कौन सा कंसीडरेशन कहलाएगा? प्रेजेंट कंसीडरेशन, यानी उसी वक्त कंसीडरेशन एक्सचेंज हो गया। और फ्यूचर कंसीडरेशन होता है कि जनाब बाद में देंगे। जैसे उधार में कोई सामान ख़रीद लिया आपने, अब आपको तो सामान मिल गया लेकिन पेमेंट कब करेंगे आप? उधार में ख़रीदा 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। तीनों कंसीडरेशन के तरीके का जायज़ है, लॉ ने इसकी इजाज़त दी हुई है। ठीक है जी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये जो एग्जाम्पल्स होती हैं ये लिखना लाजमी नहीं होती हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिख लीजिए पेपर में, टाइम नहीं हो तो आप एग्जाम्पल नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। लॉ का पेपर काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए एग्जाम्पल लिखने का टाइम नहीं मिलता इतना, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि बाज़ों का तो एग्जाम्पल ही पूछ लेता आपसे वो। नेक्स्ट, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। देखें, बदल का होना ज़रूरी है, बदल का मुनासिब होना या काफ़ी होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बाइक है, लेट्स सपोज 60,000 की है, आप चाहें तो उसको 20,000 में किसी को बेच दें, आप चाहें तो उसको 80,000 में बेच दें। कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट मतलब रजामंदी आज़ाद होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे।
तो अपनी चीज़ की आप कोई भी कीमत लगा सकते हैं। तो कंसीडरेशन का होना लाजमी है, लेकिन कंसीडरेशन का एडिक्वेट यानी समझ लो समझने के लिए कि मार्केट वैल्यू के बराबर होना लाजमी नहीं है। कंसीडरेशन कम भी हो सकता है, कंसीडरेशन ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि पार्टीज़ ने आपस में क्या डिसाइड किया। जैसे बार्गेनिंग करते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो कभी अच्छी बार्गेनिंग करते हैं तो सस्ते मिल जाते हैं, कभी बार्गेनिंग अच्छी नहीं करते तो महंगे मिल जाते हैं। तो कंसीडरेशन का होना लाजमी है, कंसीडरेशन कम भी हो सकती है, कंसीडरेशन ज़्यादा भी हो सकती है। ये एग्ज़ाम में सवाल आता है, ए एग्रीज टू सेल हिज वर्थ रुपीज़, एक कार अपनी 2 लाख की जो होती है वो 50,000 में बेचना चाहता है, या बेच दी। ए ने अपनी कार जो कि 2 लाख की थी कितने में बेच दी? 50,000 में, बहुत कम कीमत में बेची। हिज कंसर्न इज़ फ्री, अब उसकी रजामंदी आज़ाद है, द एग्रीमेंट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड होगा। हाँ, अगर उसने झूठ बोला होता, फ्रॉड किया होता, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। लेकिन चूंकि इसने बोल दिया कंसर्न फ्री है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड हो गया। ये कंसिडरेशन का होना लाजमी है, उसका मुनासिब होना लाजमी नहीं है। कंसिडरेशन कम भी हो सकता है, कंसिडरेशन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पार्टीज़ की रजामंदी आज़ाद होना चाहिए। पार्टीज़ में कोई ज़बरदस्ती, जबर, जहनी दबाव, फ्रॉड वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट, इट मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, हकीकी होनी चाहिए, जो पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कंसिडरेशन जो कि पॉसिबल ही नहीं है वो आप कर लें। फॉर एग्जांपल फिज़िकल इम्पॉसिबल, यानी कोई ऐसा काम जो कि कर ही नहीं सकते आप। जैसे किसी शख्स का इंतकाल हो गया, कोई अगर बोलता है कि मैं उसमें जान डाल दूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, जैसे जिसका इंतकाल हो गया उसका इंतकाल हो गया, ज़िंदा नहीं हो सकता। तो अगर कोई वादा करता है कि मैं उसको ज़िंदा कर सकता हूँ, तो इसको वो झूठ बोल रहा है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लीगली इम्पॉसिबल के कानून चेंज हो गया, या जो कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हैं, जो प्रॉमिस किया जा रहा है, वो किसी शख्स की जानो माल को नुकसान पहुंचाना मकसद है, या किसी कानून की खिलाफ वर्जी करना मकसद है, यानी कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, तो वो कंसीडरेशन भी वैलिड नहीं होगा, वो इलीगल हो जाएगा। तो उस पर फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर कंसीडरेशन अनसर्टेन हो, गैर वाज़ेह हो, जैसे कहीं आप जॉब करने जाते हैं और बॉस बोलता है कि मैं आपको मुनासिब तनख्वाह दूंगा। अभी मुनासिब तनख्वाह कितनी? तो वो अगर मुनासिब सैलरी की वजाहत नहीं है, तो वो कंसीडरेशन भी अनसर्टेन होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। तो इट मस्ट बी रियल, हकीकी होना चाहिए, यानी कि पॉसिबल होना चाहिए, जिसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। इम्प्लीमेंट कब नहीं होगा? जब वो फिज़िकली इम्पॉसिबल हो, या लीगली इम्पॉसिबल हो, या अनसर्टेन हो। ठीक है जी, यहाँ के हमारे एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन ख़त्म होते हैं, यानी बदल के लवाजमात क्या क्या होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।